दौर बदल रहा है, कारें एक दूसरों से बात करेंगी और हमें यह पता चल जाएगा हम कहाँ गलती कर रहे हैं। लेकिन इससे एक समस्या भी खड़े होने वाली है। जब सब कुछ एप्लीकेशन से काम होगा तो फिर ड्राइवरों की जरूरत क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस का क्या होगा, ये सब जानते हैं इसी पॉडकास्ट के थ्रू। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं अभिषेक भटनागर। थैंक यू अभिषेक ज्वाइन करने के लिए। अभिषेक जाने माने टेक एक्सपर्ट हैं और वह पूरी दुनिया घूम चुके हैं, आपके साथ शेयर कर पाएंगे कि एक्चुअल क्या होने वाला है इस सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल के आने से। देखिए, मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो आज के टाइम पे जैसे हमारे स्मार्टफ़ोन काफ़ी स्मार्ट हैं, हमारी कार्स भी बिल्कुल स्मार्टफ़ोन जैसी होती जा रही हैं। और आज का कंज्यूमर जब एक कार को लेने जाता है तो वो ये पूछता है कि इसमें स्मार्ट फीचर्स क्या हैं। तो कहीं न कहीं महत्वाकांक्षा जो है वो बढ़ गई है। लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है कार से अब कार से ज़्यादा हो गई है कि भाई इसमें स्मार्ट क्या है? क्या मैं रिमोटली इसको ऑन करके इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता हूँ? क्या मैं इसे रिमोटली अनलॉक कर सकता हूँ? क्या लेन असिस्ट जो है वो इसमें मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा? क्या इसमें स्टीयरिंग का प्रॉपर कंट्रोल है, नहीं है? कैमराज़ लगे नहीं लगे? पार्किंग के लिए मुझे कैमराज़ मिलेंगे नहीं मिलेंगे? किस तरह से वो मुझे हेल्प करेंगे? तो कहीं न कहीं सॉफ्टवेयर इन कार्स के अंदर एक तरह का असिस्टेंट है, लेकिन धीरे-धीरे वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि डेंजर भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि समय के साथ हमें ये ज़रूर देखने की ज़रूरत है कि वो फीचर्स हमारे कितने काम के हैं और वो फीचर से कहीं हमें खतरा तो नहीं है। देखिए, ये बात सही है कि सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल बहुत यूजफुल भी लगे हैं हमें शुरुआती दौर में, और आज भी लग रहे हैं कि हम गाड़ी पार्किंग में लगा के बैठे हैं, हमने बटन दबाया, गाड़ी अपने आप खुद इटसेल्फ चल के हमारे पास आ गई, हम सीधे उसमें बैठे चल दिए। इससे ज़्यादा ईजी क्या हो सकता है? हमें शॉप से निकलकर पार्किंग तक जाकर कार चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे सब फीचर्स सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल के ही हैं और बहुत कॉमन हो गए हैं। गाड़ी पार्क करना ही केवल नहीं, आपको गाड़ी के भीतर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर से मिल रही है। आपने अभी अभी जिक्र किया ही है ऑलरेडी कि आप घर के भीतर बैठे हैं, आपको निकल के जाना है और तेज़ गर्मी है, आपने पहले ही घर पे बैठे बैठे ही एक एप्लीकेशन से सीधे कार का एसी ऑन कर दिया। लेकिन इसके डिसएडवांटेज की तरफ कोई ध्यान नहीं रहा है। जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे डिसएडवांटेज बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब चलता है तो जैसे आपका स्मार्टफोन हैंग हो सकता है, तो आपकी कार के अंदर जो प्रोसेसर उसको चला रहा है वो भी हीटअप होकर हैंग हो सकता है। और वो अगर कोई ऐसा फीचर है जिससे कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी ओपन नहीं हो रही है, ऐसा हमने देखा है कि कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, यहाँ इंडिया नहीं तो चाइना में, जहाँ पे बहुत ही प्लश वाले डोर हैंडल दिए जाते हैं जिसमें डोर हैंडल दिखता नहीं है, बॉडी के अंदर जाता है, उसकी वजह से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब गाड़ी कोलाइड करी है तो उसके बाद उसमें आग लग गई, उसके गेट नहीं खुले। और फिर उसके बाद कुछ नया रूल भी आया उधर चाइना के अंदर कि भाई इन गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर हैंडल देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा कि भाई आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, लेकिन वो सॉफ्टवेयर ऐसा ना हो कि वो आपको परेशान करे। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। ज़्यादातर गाड़ियों में मैं देख रहा हूँ आज के समय में कि हमें टच बटन देखने को मिलते हैं। हर चीज़ के लिए टच बटन है। जो फिजिकल मैनुअल बटन्स हैं उनकी हमें हमेशा से आदत रही है। अब आप सोचिए, आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको एसी को कंट्रोल करना है और उसके लिए आपके पास कोई नॉब नहीं है, वो एक टच स्क्रीन है, और वो टच स्क्रीन आपके वेट हाथों की वजह से शायद काम ना करे, या फिर कहीं गाड़ी बहुत देर से चल रही है, कहीं कोई कंपोनेंट गर्म है, फिर वो काम ना करे। तो ऐसे में वो एक परेशानी बन सकता है और साथ ही साथ रिस्क बन सकता है, उससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो आज के टाइम पे, मैं किसी का स्पेसिफिकली नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पे वो टच बटन जो गाड़ी के अंदर देना शुरू कर दिया है कि बड़ी सी टच स्क्रीन है आपकी गाड़ी के अंदर, आपको मिल रहा है और बहुत सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। तो उसमें कुछ फीचर्स को फिजिकल बटन रखना ही चाहिए ताकि वो फीचर के चक्कर में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, अब ये टच तो छोड़िए, अब तो बटन ही गायब कर दिए गए। ना टच के बटन है ना कुछ है। हर काम के लिए सनरूफ खोलने के लिए कमांड दीजिए, विंडो डाउन करने के लिए कमांड दीजिए, ORVM कंट्रोल करने के लिए भी वॉइस कमांड दीजिए। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इतने हद से ज़्यादा गाड़ी पर सवार हो गए हैं कि अब हमें गाड़ी चलाने के लिए सोचना पड़ता है। लेकिन वो जो ड्राइवर्स जिन्होंने पहली दुनिया देखी है और जिनको कभी रिवर्स कैमरा या पार्किंग सेंसर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी और वो बैक करके किलोमीटर चलाए आते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी, ऐसे ड्राइवर्स को ज़्यादा दिक्कत है या नए ड्राइवर्स को ज़्यादा दिक्कत आपको लग रही है? नहीं, मुझे लगता है कि जो नए लोग हैं, मान लीजिए यंग जनरेशन के लोग,
जब वो इस तरह की गाड़ियाँ चलाते हैं तो शुरू से उनका लर्निंग कर्व कुछ वैसा ही बन जाता है कि भाई वो वॉइस से ही सब कुछ कर रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि वॉइस वाला जो तरीका है वो भी 100% श्योर नहीं है कि वो हर बार काम करेगा। आपके एक्सेंट पे भी मैटर करता है, चीज़ों पे भी मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को इन फीचर्स की आदत है उनके लिए भी ये अनसेफ हो सकते हैं, और वो चीज़ एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है जो कि कंपनीज को यहाँ पे समझना होगा। जहाँ तक पुराने लोगों की बात है जिन्होंने फिजिकल बटन्स वाली गाड़ियाँ चलाई हैं, उनके लिए तो ये सब चीज़ें और मुश्किल हैं ही। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई वो फीचर्स उसमें नहीं दिए जाएंगे, शायद वो धीरे धीरे समझ जाएं, लेकिन एक तरह से हर एक फीचर का एक ऑप्शन होना चाहिए। ऐसे कोई भी फीचर अगर आप दे रहे हैं गाड़ी के अंदर कि भाई ये वॉइस से ही होगा, अब मान लीजिए विंडो को आपने डाउन करना है तो वो वॉइस से ही होगा, तो वो एक तरह का कंपल्शन हो जाता है। देयर हैव टू बी अ सेकंड ऑप्शन कि आपके पास बटन भी है और वॉइस भी है, जब आप चाहें उस तरह से आप, तो इट शुड बी समथिंग विच इज एन एक्स्ट्रा फीचर, मतलब एक फीचर की तरह एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, कंपल्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपल्शन में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है जिसमें सेफ्टी रिस्क तो हो ही सकता है। देखिए, इंडिया में लर्निंग एबिलिटी हम लोगों की, भले लोग कहते हैं अच्छी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में अच्छी है। हमने सबसे पहले यूपीआई अडॉप्ट किया, आज क्यूआर कोड से पेमेंट इतना कॉमन हो गया, जो कि हाईटेक फीचर था किसी जमाने में, जस्ट 5-6 साल पहले की बात है, और अचानक से इतनी तेजी से बढ़ा के हर कोई यूज कर रहा है। तो अगर क्या ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के बारे में सही ढंग से एजुकेट किया जाए, चाहे वो आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स और एक्सपर्ट्स हों या कंपनी ब्रांड वो खुद अच्छे ढंग से लोगों को गाइड करें, तो क्या इसका पॉजिटिव साइन नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अगर एडुकेशन दी जाए और ख़ास तौर से गाड़ी के अंदर जो फीचर्स आपको दिए जा रहे हैं उसका एक प्रॉपर डेमो दिया जाए, उस डेमो के अंदर आप कार चला के उस डेमो के अंदर यूज़ करिए उन फीचर्स को, तो वो बहुत ज़रूरी है। एक होता है कि आप एक गाड़ी लेने गए शोरूम में जो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने बोला कि सर ऐसे वॉइस से आपकी जो है विंडो खुल जाएगी, इससे आप सनरूफ खोल सकते हैं, इससे आप जो है वॉइस के थ्रू एसी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। वही चीज़ जब आप गाड़ी चला रहे हैं और उस टाइम पे जब आप करेंगे, जब सड़क का नॉइज़ भी है, बाकी चीज़ों भी है, और उस टाइम पे वो ट्रेनिंग अगर दी जाए, तब जाके कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो वो चीज़ मुझे लगता है शोरूम लेवल पे ही होनी शुरू हो जानी चाहिए, एक नए कंज्यूमर के लिए भी, कि भाई आप एक गाड़ी का डेमो तो लीजिए, समझिए कि इसके फीचर्स कैसे यूज़ करने हैं, तो उसमें उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और साथ साथ ओवरऑल सेफ्टी रिस्क भी नहीं रहेगा। देखिए, अभी हाल में एक फीचर हमने भी ऐसी देखा सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल का, वो था इंडियन कंपनी टाटा मोटर्स की हैरियर ईवी पर। क्या था, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको गाड़ी बैक करनी पड़े तो उसका 50 मीटर का उसके पास रिकॉर्ड है कि आपने गाड़ी कितनी घुमा के निकाली है, और अगर आपको वहीं बैक करना है, एक बैक बटन दबाइए, वो गाड़ी बैक होती आ रही है। हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हमें लग रहा है भिड़ ना जाए, लेकिन वो गाड़ी इतनी स्मार्ट है कि उसने ऑटोमेटिकली 50 मीटर गाड़ी मोड़ के घुमाकर टर्न लेकर वापस उसी जगह खड़ा कर दिया जहां से आप उस बंद गली में गलती से एंटर कर गए थे। यानी ये सॉफ्टवेयर काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे भी तो एंजाइटी है, डर है कि कहीं कुछ भिड़ ना जाए, बगल में ठेले वाला खड़ा है, बगल में एक स्कूटी लेके चली आ रही है मैडम जो ब्रेक से नहीं केवल पैर से रोकती हैं, इन सबको देखते हुए भी उसने हमें सुरक्षित पहुंचाया है। लेकिन डर तो डर ही है ना, उसे डर को ही तो दूर करना जरूरी है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे शुरू होने वाली है? ये फीचर्स ज़्यादा होने से दिक्कत शुरू होगी या इन फीचर्स को अडॉप्ट ना करने से दिक्कत होगी? मुझे लगता है ये फीचर्स अडॉप्ट करने लायक हैं, बिल्कुल इस तरह के फीचर्स यूज़ भी करने चाहिए, सीखना भी चाहिए, और समय के साथ हम सब लोग इन फीचर से कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब हमें ज़्यादातर कार्स के अंदर 360 डिग्री कैमरा, 540 डिग्री कैमरा, ड्रोन व्यू मिल रहा है, तो वो सब चीज़ें जो है धीरे धीरे लोग पहले शुरू में तो सोचते थे कि भाई ये ठीक है नहीं है, इसमें कहीं कुछ टच तो नहीं हो जाएगी, तो उस टाइम पे धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी को समझते हैं तो उसको और बेहतर यूज़ करते हैं, और फिर आप यूज़ टू हो जाते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, अब 360 डिग्री कैमरा अगर मुझे मिलेगा मेरी कार में तो उससे मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा और मैं आराम से कॉन्फिडेंटली बैक कर लूँगा। और आपने वुमेन ड्राइवर्स की बात करी, बहुत सी वुमेन ड्राइवर बिल्कुल नई गाड़ी चला रहे हैं, उन्होंने नई गाड़ी ली है, उस टाइम पे उनकी उतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं है, उतना ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ा सा उनको मुश्किल होता है कई बार बैक करने में। तो उन लोगों के तरफ ये फीचर एक बहुत ही अच्छे काम का फीचर है। अगर ये अच्छे से काम कर रहा है, कैमरास के थ्रू डिटेक्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि फीचर तो अच्छा है, लेकिन हाँ थोड़ा समय लगेगा धीरे धीरे यूज टू होने में हमें इस तरह के फीचर्स के साथ। अब जब इतने सारे फीचर्स आ रहे हैं और हम इन्हें यूज भी करेंगे, एडास बहुत कॉमन हो गया इंडियन मार्केट में, अब गाड़ियाँ अपने आप लोग मैनेज कर रहे हैं, क्रूज कंट्रोल बहुत कॉमन हो गए हैं, सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक एडेप्टिव हेडलैम्प बहुत कॉमन हो गए हैं। ये सब सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल की ही पहचान है, और हमें केवल यही नहीं सोचना चाहिए कि नॉर्मल छोटे छोटे से एप्लीकेशन ही
मेन सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल है। सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल हम यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी बढ़ते जाएंगे, लेकिन इसका अंत कहाँ होगा? देखिए, अगर हम यूएस की बात करें, बड़े मार्केट की बात करें, कार्स का काफ़ी बड़ा मार्केट है, वहाँ पे ऑटोनोमस व्हीकल्स होते हैं। हमारे यहाँ ऑटोनोमस व्हीकल थोड़ा सा मुश्किल है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ की सड़कें अलग हैं और ओवरऑल रूल्स उतने तरीके से फॉलो नहीं होते हैं। तरह तरह के व्हीकल्स होते हैं, पेडेस्ट्रियन कई बार सड़क पे चल रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि भाई ऑटोनोमस व्हीकल पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ हद तक हम वहीं पे जा रहे हैं, धीरे धीरे सड़कें बेहतर हो रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, तो मुझे लगता है हर शहर के अंदर हमें कुछ कुछ एरियाज़ ऐसे मिलेंगे जहाँ पे इस तरह के फीचर्स का हम इस्तेमाल कर पाएंगे। फ्यूचर में ऐसी बस चल सकती है ऐसे एरियाज़ के अंदर जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, जैसा कुछ चाइना में भी होता है। तो ऐसे में अगर हम रूल्स को फॉलो करें और प्रॉपर तरीके से प्लान करें, उन सड़कों को ऐसे बनाएं कि वहाँ पे ऑटोनोमस व्हीकल चल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल्स का असली जो यूज़ है 100% वहाँ पे हो पाएगा। मैंने अभी हाल में चाइना में एक देखा कि एक व्यक्ति अपनी कार से अपने ऑफिस गया, ऑफिस में कार से उतरा, गेट से गया और कार को इंस्ट्रक्शन दिया तुम वापस घर जाओ, मेरी वाइफ को लेके जाना। तो वो कार वापस वहाँ से टर्न हुई और उसके घर गई, उसकी वाइफ को लेके शॉपिंग लेके चलेगी। मतलब कार को वापस लाने के लिए किसी आदमी की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब सॉफ्टवेयर इतना एडवांस होते चले जा रहे हैं, रोड्स पर साइन को रिकॉग्नाइज करने में, कंडीशंस को रिकॉग्नाइज करने में इतने एडवांस हो गए हैं कि आपको एक्चुअल में एक ही कार 2 कारों का काम कर रही है। तो ये तो एक्चुअल में हमारे लिए फायदे का सौदा है। जब फायदे का सौदा है तो डर की बात क्यों? देखिए, यहाँ पे डर की बात इसीलिए क्योंकि हमारे रोड कंडीशंस और लोग जो रूल्स को जो फॉलो करते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है और काफ़ी तरह से जो है रूल्स ब्रेक होते हुए दिखेंगे आपको डेली बेसिस पे, चाहे आप एक दिल्ली एनसीआर में हो या फिर आप एक छोटे टाउन में हो। और वो कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ना कहीं इन सॉफ्टवेयर व्हीकल्स को या सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल्स को उतना आसान नहीं बनाती हमारे आपस में ऑपरेट होने में या फिर हमारी सड़कों पे चलने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, वेरिएबल ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि सब कुछ आपने कर दिया और एकदम से गाय आ गई वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें हमारे देश में हो जाती हैं। जहाँ पे ये सब नहीं होता है, कंट्रोल है चीज़ें, वहाँ पे इस तरह के व्हीकल्स चल पाते हैं और फिर एक ही गाड़ी से बंदा ऑफिस भी चला जाता है और इसी गाड़ी से उनकी वाइफ जो है शॉपिंग पे चली जाती है। तो ऐसे में 2 गाड़ियाँ यूज़ नहीं हो रही हैं और ओवरऑल ट्रैफिक भी कम हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर में मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा इस तरह का, लेकिन समय लगेगा। जिस तरह से एआई इस समय सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर रहा है, उन्हें लर्न करा रहा, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल सालों से हम देख रहे हैं चीज़ों में और आपने इस पर काफ़ी कवरेज भी दी है, ये क्या इन सॉफ्टवेयर्स की इन कॉम्प्लेक्स को भी कम कर देंगे? और अभी जो हम इस समय HDV यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल यूज कर रहे हैं, जिनमें उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सिंपल है, थोड़ा इजी टू यूज है और काम के फीचर्स के साथ में है, क्या ये और ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा या थोड़ा होल्ड करेगा? देखिए, एक चीज़ तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि AI के इस्तेमाल से और जो सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल्स हैं जिसमें ADAS का लेवल 2 आ चुका है, अलग अलग तरह के कोलिजन डिटेक्शन है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग है, ये सारे फीचर्स हाईवे पे, जो हमारे देश के हाईवेज़ हैं, वहाँ पे तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं आज के समय में और धीरे धीरे वो और बेहतर हो जाएंगे। तो जैसे अभी नितिन गडकरी जी ने अभी कल ही कहा कि भाई हम जो है सारे टोल जो है हटाने वाले हैं, आपके टोल बूथ हट जाएंगे और ऑटोमेटिकली जो है आपकी कार का जो है टोल जो है कट जाएगा, वो भी GPS वगैरह से होगा, कैमरा से होगा, जो भी होगा। बट इवेंचुअली अगर आप देखें तो अगर आप मान लीजिए दिल्ली से देहरादून जा रहे हैं तो उस पूरे रास्ते में 20% शायद सिटी है जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है किसी भी सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल्स के लिए, लेकिन 80% हाईवे है और उस 80% हाईवे पे आपको ऑटोनोमस ड्राइविंग मिल जाए अपनी कार में, तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। आपका ड्राइविंग का जो ओवरऑल स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, आप पूरा आराम से जो है जा सकते हैं। तो वो जो चीज़ है मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है और ये AI के थ्रू हो सकता है, क्योंकि AI के थ्रू ये डेटा भी स्टडी हो सकता है कि पूरी रोड किस तरह की है, कहाँ पे क्या वाली लेन लेनी है और किस स्पीड में चलना है किस लेन में। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपका व्हीकल जो है डिसाइड कर सकता है। लेकिन हाँ, उसमें भी थोड़े वेरिएबल रहते हैं, बट ओवरऑल मुझे लगता है अपने हाईवेज़ के ऊपर जो भी सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल्स हैं उनका मैक्सिमम जो है यूज़ देखने को मिल रहा है आज के समय में और आगे भी मिलेगा। देहरादून हाईवे से याद आया, अभी अभी मैं उस पर होके आया हूँ और एक एडास वाली गाड़ी से ही गया हुआ था और उस एडास वाली कार से मैंने ऑलमोस्ट 100% हाईवे एडास के साथ ही यूज किया है। क्या बात है। और हाईवे क्या, सिटी भी, चूँकि मैं लंबे समय से यूज करता हूँ तो लेकिन अभी मैं शायद कैमरे के सामने पहली बार कोई अनाउंस करेगा, बड़ा ऑटो जर्नलिस्ट, एक्सपर्ट, मीडिया हाउस, व्हाटएवर इट, जो भी आप नाम देना चाहें मुझे,
वो ये बता रहा है कि एडास लेवल 3 इस साल के अंत तक इंडिया की एक गाड़ी में आने वाला है। और हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बाद आपको स्टीयरिंग को कुछ ही देर के लिए हाथ में लेना पड़ेगा, बाकी समय गाड़ी खुद अपने आप काम करने लग जाएगी। और अगर आप वैसे ध्यान से देखें तो सिर्फ 3 सालों में इस एडास ने इतनी लंबी जर्नी कर ली कि हम एडास को बहुत कॉमनली यूज करने लगे। तो ये जो लेवल है, जो एक लेवल ऊपर है, जो इसी साल आ रहा है, उसके लिए हमें कितना वक्त लगेगा? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होगी ये सब चीज़ें, क्योंकि आज के समय में ये फीचर्स ऐसे हैं जो सच में आपकी ड्राइविंग को इतना आसान बना देते हैं, जो कि आपका ट्रिप और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है इसी वजह से। तो यहाँ पे अगर हम आउट स्टेशन जा रहे हैं और वहाँ पे हमें एडास लेवल 3 की वजह से अपने स्टीयरिंग को सिर्फ थोड़ा सा ही होल्ड करना पड़ रहा है और बाकी वो पूरा ध्यान रख रहा है कि कहीं कोई टक्कर नहीं होनी चाहिए, ध्यान रख रहा है कि लेन चेंज करते समय कोई कोलिजन नहीं होगा, उसका वार्निंग का भी ध्यान रख रहा है, ब्रेकिंग का भी ध्यान रख रहा है, स्पीड का भी ध्यान रख रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो यही सब तो करना होता है। हाईवे पे तो आपको सीधा सीधा ही जाना है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर आ जाएगी इंडिया की कारों में तो भाई वो कारें तो सबसे ज़्यादा बिकेंगी, क्योंकि लोगों की लाइफ सच में जो है थोड़ी सी ऐसी बदलेगी जिसमें आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं जा सकता हूँ देहरादून, मेरी वाइफ भी जा सकती है, वो भी आराम से ड्राइव करके जा सकती है, क्योंकि आपको पता है कि आप उनको एक ऐसी कार दे रहे हैं जो ना सिर्फ सेफ्टी में अच्छी है, वो इंटेलिजेंट भी है, स्मार्ट भी है। तो यहाँ पे यही हो गया ना कि अगर आपके पास स्मार्ट कार है तो कहीं ना कहीं आप कुछ हद तक तो उस पर डिपेंड कर सकते हैं और उसको विश्वास कर सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा तो ध्यान हमें खुद से रखना ही होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल होने की वजह से कीमतें भी बढ़ रही हैं। हालांकि अभी एडास वाली कारें इंडिया में 10 लाख से नीचे उपलब्ध हो गई हैं। होंडा अमेज उनमें शामिल है, जिसकी कीमत 10 लाख से कम है, उसमें एडास उपलब्ध है। तो ऐसे कई सारे और भी जो सॉफ्टवेयर ड्रिवन एप्लीकेशंस हैं जो बहुत कॉमन होती जा रही हैं, इनकी कीमत घट रही है। ये सच बात है या अभी नहीं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सॉफ्टवेयर जो होता है ना, इसकी प्राइस हमेशा समय के साथ कम हो जाती है। जैसे जैसे अडॉप्शन ज़्यादा होगा आपका वो सॉफ्टवेयर और सस्ता हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो कि हमने इस बारे में बात नहीं की है, कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल्स में कंपनीज के पास ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है आपके व्हीकल का। तो जैसे आपके स्मार्टफोन के अंदर OT अपडेट आते हैं, तो आपके कार में भी एक OT अपडेट आएगा, उससे वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें कोई ग्लिच है तो फिर उस केस में कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। कंपनी तो हाथ झाड़ लेगी कि भाई हमें नहीं पता, आपने चलाते हुए कुछ गड़बड़ की होगी, क्योंकि उसमें डेटा जब तक पूरी तरह से पता नहीं चलेगा तो आप किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल्स कहीं ना कहीं कंट्रोल आपकी कार का कुछ हद तक जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास दे देते हैं। ऐसा हमने देखा है US मार्केट में, यूरोप मार्केट में, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, लेकिन वो बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे ऐसे फीचर्स को लॉक इन कर देती हैं कि भाई आप अपनी कार के अंदर जो है सीट बेल्ट जो है आपका या एयर बैग्स जो हैं वो आपको तभी मिलेंगे जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे पूरे साल का, तब आपको वो चीज़ मिलेगी। या एक पर्टिकुलर स्पीड से ऊपर आप तभी ले जा सकते हैं जब आप पैसे देंगे एनुअली। तो ऐसी चीज़ें भी हमें देखने को मिली हैं, और जब वो वहाँ हुआ है तो फिर ये इंडिया में भी हो सकता है। तो मुझे थोड़ा सा उन सब चीज़ों पे भी थोड़ा सा है डाउट कि क्योंकि क्या जिस तरह से ये कनेक्टेड सब्सक्रिप्शन सिस्टम है ऑलरेडी इंडिया में भी है, कई गाड़ियों के 3 साल के या 2 साल के या 1 साल के जो फ्री मिलता है पहले, वो खत्म हो गए और उन्होंने रिन्यू नहीं कराया, इसलिए कि उन्हें लग रहा है कि वो हमारी इंडियन की रीच से ज़्यादा है। तो क्या इस सब्सक्रिप्शन सिस्टम की कॉस्ट कम होनी चाहिए या एडॉप्टेशन बढ़ना चाहिए ताकि ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाए? वही मैं यही कहूँगा यहाँ पे। अब जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने किया सेल्टोस 2020 में ली थी। इट वाज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कार उस टाइम पे, क्योंकि इस कार के अंदर क्रेटा से भी ज़्यादा फीचर्स मिल रहे थे। पहली कार थी किया की, और उन्होंने मुझे एक सॉफ्टवेयर वाला फीचर दिया था जो सब्सक्रिप्शन पे चलता है, जिसके थ्रू मैं अपनी कार को ट्रैक कर सकता हूँ। ओके, तो वो फीचर मैंने आराम से 2-3 साल 4-5 साल यूज़ किया, और उसके बाद फिर मैंने उसे रिन्यू नहीं कराया। और उसका मैं रीजनिंग भी बताता हूँ, क्योंकि उनकी ऐप के थ्रू आप गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। वो सब पॉइंट के बाद जो है मुझे उतना यूज़फुल नहीं लगा। तो मुझे लगा कि भाई मैं इन फीचर्स को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसे जो है अभी इसका सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहा हूँ। और ऊपर से उन्होंने सब्सक्रिप्शन की प्राइस भी बढ़ा दी, जबकि वो प्राइस कम होनी चाहिए थी। अब तो इतनी सारी कार इनकी बिकी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कंज्यूमर एक पॉइंट के बाद ये भी देखता है कि भाई क्या मैं वो फीचर्स यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ तो फिर उसका सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत मुझे क्या है। लेकिन जो इस समय दौर चल रहा है, आप ध्यान से देखें, आपने अभी यूएस के सीन का जिक्र किया सब्सक्रिप्शन, इसी में एक चीज़ और भी है कि
जिस तरह से फ्लाइट में फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है, उसी तरह हमारी कारों में भी हमारे ओबीडी पोर्ट के थ्रू आप कार का हर चीज निकाल कर देख सकते हैं। यूरोप की कई कंपनी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है वो एक्सीडेंट के बाद कार को स्कैन करती हैं और उनसे निकालती हैं कि यहाँ पर ड्राइवर से क्या गलती हुई, क्या गलती कार से हुई, क्या इंटेंशनली किया गया ये एक्सीडेंट है, और उसके बिहाफ पर इंश्योरेंस क्लेम पास और रिफ्यूज करती हैं। क्या ये हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा है या ये एक सही साइन है? क्योंकि हमारे इंडिया में इस समय क्लेम इंश्योरेंस के बहुत रिजेक्ट होते हैं और इंश्योरेंस की फीस बहुत ज़्यादा है, प्रीमियम जिसे हम कहते हैं। तो क्या ये हमारे लिए अच्छा साइन है कि हाँ अब हमारी कार खुद बताएंगी भाई साहब हम तो सही थे इस मैटर पे और जो गलती थी वो सामने वाले की ही थी? तो क्या ये फायदे का सौदा है या घाटे का? क्योंकि सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल ये काम बड़ी आसानी से कर रहे हैं और आगे बहुत कॉमन होने वाला है। इंडिया में भी किसी भी समय IRDA शायद इसको इम्प्लीमेंट कर दे, उसने कुछ हिंट दिए थे। आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये सब अच्छी चीज़ें हैं, नो डाउट। अगर ड्राइवर की गलती है और वो इंश्योरेंस कंपनी को पता चले तो वो उस गलती पे डिनाई कर रहे हैं, तो अगर वो वैलिड रीज़न है तो वो होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी चीज़ें अलग भी हैं। यहाँ पे जब इंश्योरेंस बिकती है कार के साथ तब आपको कोई नहीं बताता कि अगर आप 70 से ऊपर चलाएंगे इस रूट पे तो हम आपका इंश्योरेंस डिनाई कर देंगे। अब 70 से ऊपर वो बंदा क्यों चला रहा था या कितनी देर के लिए चला रहा था, क्या कोई व्हीकल आ गया था या कोई और प्रॉब्लम आ गई थी, एट द एंड ऑफ द डे आप सिर्फ उस डेटा पे अगर रिलाई करके कंज्यूमर का इंश्योरेंस जो है वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं तो वो हमेशा सही नहीं हो सकता, मैं इतना कहूँगा। और कहीं ना कहीं ये नॉलेज देना कंज्यूमर को कि भाई आपको अपनी गाड़ी को अच्छे से चलाना है, रूल में चलाना है, रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, ओवर स्पीडिंग करेंगे तो ये ना सिर्फ आपको एक्सीडेंट करा सकता है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी आपको बाद में नहीं मिलेगा। ये अवेयरनेस देनी भी ज़रूरी है, क्योंकि ये अवेयरनेस नहीं दी जाएगी। मुझे लगता है कि शोरूम में आप जाएंगे, गाड़ी लेंगे, उस टाइम पे ये सब आपको नहीं बताया जाएगा, तो बाद में आपको लगेगा कि भाई ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। तो ऐसे में अगर पूरी नॉलेज दी जाए तो इस सिस्टम में मुझे नहीं लगता कहीं कुछ गलत है, ना कंज्यूमर के लिए गलत है और ना ही इंश्योरेंस कंपनी के लिए गलत है, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल मार्केट बना भी रहे हैं और खतरे की घंटी बजा रहे हैं। अगर आपने ओवर स्पीडिंग की और कैमरे ने आपको डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन अगर आपकी कार ने ही सीधे गवर्नमेंट को मैसेज भेज दिया कि भाई साहब आप इस समय 102 पे चल रहे थे, तो गवर्नमेंट ने सीधे उसी से चालान काट दिया, तो फिर मत कहना कि भाई साहब किसी कैमरे ने मुझे नहीं पकड़ा था, लेकिन हमारी कार ने ही चुगली कर दी और हम फंस गए इस मैटर पे। किसी भी इंडियन के लिए एक बहुत बुरा सपना हो सकता है कि उसकी कार इतनी स्मार्ट है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपकी कार की स्पीड की इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसी गाड़ी तो बंदा खरीदना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा प्राइवेसी रिस्क है। मुझे लगता है इससे बड़ा प्राइवेसी रिस्क हो ही नहीं सकता है। नहीं, प्राइवेसी रिस्क केवल यही नहीं है, हो सकता है आपकी गाड़ी नोटिफिकेशन अलर्ट करे कि आपकी गाड़ी इस समय दूसरी वाली गर्लफ्रेंड के पास मौजूद है, और फिर उसके बाद जो प्राइवेसी रिस्क का सामना होगा उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं होने वाला, क्योंकि सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल का एक सब्सक्रिप्शन या एक ऑप्शन या एक नोटिफिकेशन आप अपनी मर्जी से किसी को दे सकते हैं, लेकिन वो कब किसके हाथ पहुंच रहा है, ऐसे कई कंसर्न हैं। और इन कंसर्न को कितने अच्छे ढंग से कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपर और लोग आगे बढ़ाते हैं। आपने पूरी दुनिया घूमी है और हर डेवलप कंट्री आप विजिट करते हैं, उनके टेक्नोलॉजीज एक्सपो देखते हैं, वो लोग इनवाइट करते हैं आपको, और आपको क्या लग रहा है ये दौर किस अंत तक जाने वाला है? नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे कार्स इतनी स्मार्ट हो जाएंगी समय के साथ कि आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा कहीं भी कहीं जाने के लिए। ये स्ट्रेस नहीं होगा कि कहाँ ट्रैफिक में गाड़ी फंसेगी, मैं कैसे चलाऊंगा, किस तरह से होगा। वो सब कार अपने आप ही एक रूट भी डिसाइड कर लेगी ट्रैफिक के हिसाब से। साथ ही साथ आपका AC, आपको बिल्कुल ऐसा कंफर्टेबल वाला फील आ जाएगा। और सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट हो जाएगा कि आपकी कार बिल्कुल आपके स्मार्टफोन जैसी स्मार्ट हो जाएगी। अब उस केस में जब ये सब हो जाएगा तो शायद ट्रैवल करना और भी आसान हो जाएगा। और वो चीज़ मुझे लगता है कि फिर उस केस में कोई भी कभी भी गाड़ी ड्राइव करके जा सकेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि गाड़ी चलाना एक स्किल है। अगर वो स्किल ही रेलेवेंट नहीं रहेगी फ्यूचर में, क्योंकि सारी गाड़ियाँ इतनी स्मार्ट हैं, आपस में बात कर रही हैं, एक्सीडेंट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है, अब हमें ड्राइविंग सीखने की ज़रूरत ही क्या है। ये सोचिए, ऐसा दौर मुझे लगता है आने वाला है आगे, शायद 4-5
मैक्सिमम 10 साल के अंदर तो पक्का ये हो जाएगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था ब्रांड्स के लिए, कंपनीज के लिए। हो सकता है आपकी जानकारी में ना आया हो, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें यह था कि व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन चिप लगाना कंपलसरी किया जा रहा है। 2027 के बाद आने वाली हर गाड़ियों में यह कंपलसरी होगा कि एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से बात कर सकेगी, भाई कहाँ हो तुम पास में आ गए, थोड़ा दूर हट जाओ, ब्रेक लगा लो, हम यहाँ पे पहले से आ गए हैं। तो ऐसी कम्युनिकेशन चिप कंपलसरी गवर्नमेंट कर रही है, यानी रोड पर कितनी गाड़ियां किस किस जगह एक्चुअल में मौजूद हैं, ये सारा डेटा सिर्फ ट्रैफिक लाइट को ही नहीं, सिर्फ रोड पे चलने वाले चालान वाली बैटर पे ही नहीं, हर किसी के पास उपलब्ध होगा। और गवर्नमेंट को रोड को, ट्रैफिक को मैनेज करने में इससे हेल्प मिलेगी। और शायद कारों को भी आपस में बात करके कि भाई तू बहुत करीब आ रहा है, थोड़ा संभाल, धीमी कर ले अपनी गाड़ी, या मैं अपनी गाड़ी धीमी कर लेता हूं क्योंकि तुम बीच में आ रहे हो, और एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से बात करके अपनी गाड़ी धीमी कर रही है। तो ये तो बहुत बड़ा सेफ्टी मैटर भी है और इजी टू ड्राइव मैटर भी है। और आगे फ्यूचर में जब इतना सब कुछ सॉफ्टवेयर कर लेगा तो हमें ड्राइवर लाइसेंस की जरूरत ही क्या है। बिल्कुल मैं अपने बच्चे को भी बैठा के भेज दूंगा, छोटा सा है, वो भी अपना गाड़ी पहुंचा देगी। जब गाड़ी के पास खुद ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस है, वो खुद ही इतना एक्सपर्ट हो गया है, तो ड्राइविंग लाइसेंस जो कि इंडिया के सबसे बड़ी कमी है ड्राइविंग की, वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, सोचने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर व्हीकल टू व्हीकल चिप की बात करें तो वो बहुत यूज़फुल हो सकता है। कहीं पे भी, जैसे बहुत से एरियाज़ हैं दिल्ली एनसीआर में जहाँ पे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ट्रैफिक लगता है, तो आपकी कार को पता है कि भाई यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक है और उसको ये भी पता है कि ऑल्टरनेटिव रूट क्या लेना है। तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, गूगल मैप पे फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कार खुद से फिगर आउट कर लेगी कि भाई चलो एक दूसरा रूट ले लेते हैं, और ये सबके लिए ही अच्छा है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें ट्रैफिक मिटिगेशन के अंदर तो काफ़ी हेल्प करेंगी। मैं कुछ साल पहले की बात है, मैं कैलिफोर्निया से वेगस ड्राइव कर रहा था और वहाँ पे मैंने देखा भाई एक लेन साइड में खाली पड़ी है जो उनका शोल्डर होता है, और एक लेन के अंदर काफ़ी लंबा सा जाम लग रहा है क्योंकि आगे कुछ एक्सीडेंट हो गया था। तो उस जाम में भी लोग ऐसे चिपका के नहीं खड़े थे, पूरा इतना डिस्टेंस बना के रखे थे कार और कार के बीच में कि एक कार आ जाए बीच के अंदर। और ये चीज़ की उन्हें आदत है, जब यहाँ पे व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन होगा तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो पाएगी। और जब लोग देखेंगे कि व्हीकल आपस में इतना डिस्टेंस बना के चल रहे हैं, एक चिप जो है वो इस चीज़ को समझ रही है, तो हमें भी समझना चाहिए। तो मुझे लगता है वो एक अच्छे बिहेवियर की तरफ जाएगा। लोग जो है फिर उसमें लेन ड्राइविंग को फॉलो करेंगे, डिस्टेंस बना के रखेंगे, एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, सेफ्टी के लिए अच्छा है, आई थिंक सबके लिए ही अच्छा है। तो ये टेक्नोलॉजी ओवरऑल हमारी लाइफ को आसान करेगी, लेकिन धीरे धीरे हमें उसको समझना होगा कि भाई कैसे इसको फॉलो करना है, कैसे इसको एक तरह से लर्न करना है। चलिए, आज इस नोट पे हमें ये पता चला कि सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल का मतलब केवल ओपन सनरूफ या 360 कैमरा ही नहीं रह गया है, ये हम बहुत आगे निकल चुके हैं। ऑटोनोमस ड्राइविंग के लेवल के ऊपर की कहानियां अब शुरू हो रही हैं और ये बहुत कॉमन हो रहा है, और हमारा इंडिया भी इस टेक्नोलॉजी से पीछे रह नहीं पाएगा, वो आगे बढ़ता ही रहेगा। थैंक यू अभिषेक, इतने अच्छे इंसाइट हमारे साथ शेयर करने के लिए। और हम उम्मीद रखते हैं आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इंडियन ही नहीं पूरे वर्ल्ड का ऑटोमोबाइल मार्केट टेक्नोलॉजी किस दौर की तरफ जा रही है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने में संकोच मत कीजिएगा, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करने में संकोच मत कीजिएगा। आप अभिषेक के चैनल को आसानी से फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उसका मौजूद है। देखते रहिए आज का गुरु को।